Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA। तो बच्चों आज हम शुरू करके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो गया। उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हमने इतनी वीडियोस समझी थी ना, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। सो आई विल रिक्वेस्ट कि वो वाली वीडियोस आप ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि अब एक तरह से क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ ना, उसके लिंक पीछे वाले कॉन्सेप्चुअल वीडियो से ही होंगे, है ना। तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो वीडियो आप ज़रूर देख के आएँ। एंड उसका जो लिंक है एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको राइट हैंड साइड पे बना आ रहा होगा आई बटन पे। तो आइए अब सॉल्व करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है। क्या कह रहा है इसमें दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसमें आपको दे रखी है इनकम स्टेटमेंट और इसमें आपको एक दे रखा है बैलेंस शीट, है ना। अब एक बार नोटिस करो, आप खुद ही बताओगे कि ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें नोटिस करो, इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है सेल्स, उसमें से लेस किया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आ रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद फिर गुडविल, इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे माइनस करे हुए हैं। दैट मीन्स एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। अरे सर ये थोड़ा क्या, ये तो पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें पूरा बताया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स। सेल्स में से सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते थे, उसके बाद फिर सर जितने भी खर्चे आते हैं नीचे वाले वो माइनस कर देते थे। हमारे पास क्या आ जाता था, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो एक मिनट मैं क्वेश्चन को रखता हूँ साइड पे और आपको एक चीज़ लिखवाता हूँ कि नेट इनकम स्टेटमेंट, या फिर नेट हटा दो, इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कुछ गलत लिख रहा हूं तो बताना बच्चों। नहीं सर बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं इसमें। चलिए फिर से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि इनकम स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इनमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में आपकी नज़र सारी चीज़ों पे 1 बाय 1 पड़ी है। सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। दैट मीन्स उसके अंदर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन 54,000 की इंक्लूडेड है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एज अ खर्चा माइनस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको दे रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ, उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, उसके बाद आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, कि इस साल हमने 34,000 रुपये प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि मैंने आपको समझा चुका हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होकर चलता है, इस साल हमने प्रोविजन बना दिया, बट उसका जो कैश आउटफ्लो होगा वो होगा अगले साल, वो टैक्स अगले साल पे किया जाएगा। उसके बाद आप आके चलेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आपको दे रखा है शेयर कैपिटल, ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई बात नहीं, इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, 12% डिबेंचर्स। एक मिनट के लिए ना इसको रिलेट करके चलो, कहाँ से, ऊपर से इसको रिलेट करके चलो। 12% डिबेंचर्स, मैंने आपको बता रखा है 12% डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होके चलता है। 12% डिबेंचर्स का मीनिंग होके चलता है 12% का इंटरेस्ट हमें देके चलना है। किस पे, हमें देके चलना है ओपनिंग बैलेंस पे, कि साल के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था उसी पे इंटरेस्ट और डिबेंचर्स देंगे ना बच्चों। इनकम स्टेटमेंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दे रखे हैं। चलो मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमें और कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है डिबेंचर्स के केस में। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ढंग से एक चीज देख के चलो सर, बैलेंस शीट में भी बैलेंसेस दे रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट में भी सर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। सर एक बात तो क्लियर है कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का जो हमने पीएनएल से माइनस किया है ना अगले साल पे करने के लिए टैक्स, सर वो 34,000 है, और लास्ट में जो इनके बैलेंसेस बचे हैं ना वो सर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। बच्चों मैंने आपको एक शपथ दिलवाई थी कि हम एडजस्टमेंट्स दे रखी हूँ। एडजस्टमेंट मतलब कि अगर क्वेश्चन से बाहर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हूँ, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है और साथ में एडजस्टमेंट दे रखी
रखी है कि इतना इतना हम करके चले हैं इनकम टैक्स पे, या फिर एक एडजस्टमेंट दे रखी हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का इतना है और बैलेंसेस दे रखे हैं। बच्चों ये वाली सिचुएशन वही आ चुकी है। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस शीट में बैलेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, और आपको ये भी दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपने इस साल प्रॉफिट से कितना निकाल के चले हो। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब दो तो चलो छोड़ो, दो चीजें तो दे ही रखी होंगी, बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग, जब तीन तीन चीजें गिवन हो ना, दैट मीन्स आपको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अजीब सा फील होगा। कैसे अजीब सा फील होगा कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स का सर बैलेंसेस भी दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर रखा है, सर कुछ तो गड़बड़ी है, इसको गड़बड़ी को कैसे सॉल्व करेंगे जो सर ने हमें शपथ दिलवाई थी कि अकाउंट्स बना के। ठीक है बच्चों, एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया, आप ढंग से इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ना आपको ट्रिक दिया हुआ है ताकि बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए। वो ट्रिक ये है, इन्होंने पहले ना 31 मार्च 2012 दे दिया, उसके बाद 31 मार्च 2011 दे दिया। दैट मीन्स जो 31 मार्च 2011 है बच्चों, पहले वो आएगा ना ओपनिंग, उसके बाद क्लोजिंग होगा। तो ये ईयर का जो खेल है ना, इन्होंने घुमा दिया ईयर, राइट हैंड साइड पे ओपनिंग दे दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोजिंग दे दिया। बच्चों ये प्लीज 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 इसको नोटिस करके चलना, ठीक है। फिर जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स के आगे बढ़े तो फिर हमें मिलता है एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद है क्रेडिटर्स, ठीक है सर ये तो वर्किंग कैपिटल वाला होगा, हाँ ठीक है सर समझ गए। उसके बाद बच्चों बारी आती है बिल्डिंग की, उसके बाद आता है मशीनरी। बच्चों एक और चीज़ चेक करो, आपको मशीनरी का बैलेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। अब एक चीज़ चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में, कि मशीनरी का कुछ जिक्र किया हुआ उन्होंने कहा है इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 54,000। अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी, बैलेंसेस दे रखे हैं और एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है। कितनी, 3 चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई? 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नहीं दे रखी? हाँ सर दे रखी है। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ की 3 या उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी हो, दैट मीन्स हमें उसका निचोड़ निकालना है। और वो निचोड़ सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बाय प्रिपरेशन ऑफ एन अकाउंट ऑफ इट, ठीक है, ये भी हम करेंगे। फिर आता है जी गुडविल। बच्चों ध्यान से देख के चलो, गुडविल क्या लिखा हुआ है। गुडविल इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2011 को, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ओपनिंग बैलेंस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, थी 40,000 रुपया और एंड में आते आते थी 24,000 रुपया। इसको बच्चों रीड करना शुरू करो, इसको पढ़ना शुरू करो, इस कॉमन सेंस लगाओ इसमें। जब 40,000 रुपया स्टार्टिंग में थी और 24,000 रुपया क्लोजिंग में हो गई उसकी वैल्यू, दैट मीन्स 16,000 रुपये हमने कर दिए हैं रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। बच्चों ये 16,000 हमारे ऑलरेडी मेंशन हैं कि नहीं है? आप इनकम स्टेटमेंट चेक करो, आइए करते हैं। अरे हाँ सर ये तो ऑलरेडी 16,000 इसमें से माइनस है, कि मतलब बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, ये तो हमें मुंह जुबान से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसकी सर हमें अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ बच्चों, जिस चीज़ का आप बाय माउथ ही सॉल्व कर सकते हो, बाय ब्रेन ही सॉल्व कर सकते हो विदाउट अकाउंट बनाने की, तो आप उसको अपनी ब्रेन पे सॉल्व कर लो। 40,000 का बैलेंस था और 24,000 का एंड में रह गया, दैट मीन्स 16,000 की तो कुछ गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी आपको इनकम स्टेटमेंट में दे दी गई है। उसके बाद हमारे पास आके चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन शुरू करके चलते हैं। एंड आई नो कि आपने पिछले क्वेश्चन से मैंने जो स्टेप समझाए थे वही स्टेप इसी क्वेश्चन में हम दोहरा के चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको जब सिखाया था कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करके चलना है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप परफॉर्मा बना लो, फॉर्मेट बना लो, ठीक है। ये आपके सामने मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रख दिया है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम दिस, कैश फ्लो फ्रॉम दिस, और इसको ना बच्चों ABC नाम दे लो, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हमें नेट करना होता है, तो पहले से ही हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। और ये C। चलो जी फर्स्ट स्टेप तो हमने पार कर लिया। बच्चों सेकंड स्टेप फटाफट से बताओ मैंने क्या बोला था? सर सेकंड स्टेप आपने बोला था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फाइंड करो, और पहले से छुपके से बिना किसी को बताए पहले से ही CFS का आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे टैली कर पाएँ कि क्या वाकई नेट हमारा इतना आ रहा है। फटाफट से क्वेश्चन देख के बताओ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम एसेट साइड से आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो पता है। तो उसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बच्चों कैश इक्विवेलेंट को मैं CE लिख रहा हूँ, तो आपने पूरा लिख के चलना है। मैंने ये बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो आपका कैश आता है, एक आपका बैंक आता है
और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है जिसे मैं MS लिख रहा हूँ। बच्चों इसमें ना एक और चीज़ आती है, अब मुझे फटाफट से बता के ये चलो कि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सुनी है आपने? हमें ना बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 0 रुपीज़ भी पड़े हैं ना, और बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है बैंक ओवरड्राफ्ट की 4,000 रुपये की, दैट मीन्स आप 4,000 रुपये बैंक से एज अ लोन नहीं कहूँगा, क्योंकि चलो आप कह सकते हैं लोन, बट इसको इस तरह से समझ के चलो कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ 0 रुपीज़ भी पड़े हैं ना, तब भी आप वो बैंक ओवरड्राफ्ट में जो पैसे आपको लिमिट दे रखी है, मान लीजिए 4,000 रुपये की, तो आप यूज़ करके चल सकते हैं। तो मुझे बताइए, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट में जो आपको 4,000 रुपये मिले हैं, क्या वो एक तरह से आपके कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते? हाँ सर, हो सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि BO, जिसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूँ, कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है? हाँ जी है। तो बच्चों सेकंड स्टेप जो ऐसे मैंने आपको समझाया था कि आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है, और ये निकालना है आंसर। आंसर क्या निकालना है कि नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ है, वो हमें निकाल के चलना है। और एक और चीज़ नोटिस कर लेना बच्चों, क्वेश्चन में आपको 2012 का पहले दे रखा है, 2011 का बाद में दे रखा है। दैट मीन्स जो ओपनिंग बैलेंस है वो सेकेंड वाला कॉलम है और क्लोजिंग बैलेंस आपका पहले वाला कॉलम है। तो इस चीज़ में आप गलत मत कराना कि 2012 को आप 11 वाला कॉलम समझ लो। इस चीज़ का प्लीज़ नोटिस करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2011 और 2012। बच्चों मैं 2011-12 लिख रहा हूं, उसका मतलब ये समझना ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। 31 मार्च नहीं लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसेट साइड पे क्या नजर आ रहा है। मोटे मोटे अक्षरों में हमें कैश नजर आ गया, और कैश का बैलेंस 60 और 37 मत लिखना, 37 और 60 लिखना, ठीक है, क्योंकि उल्टा करके दिया हुआ है। 37,000, ठीक है। और 2012 का बैलेंस कितना है? 60,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी रहने दो। उसके बाद हमें नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया था ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो कि चलती हैं लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 4 मंथ्स वाली, उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो हम फटाफट से कैश में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2011 का फिगर हमें दिया हुआ है 10,000, और 2012 का हमें फिगर दिया हुआ है 8,000। और बच्चों उसके बाद हमारी नज़र पड़ेगी बैंक ओवरड्राफ्ट में। मैंने अभी आपको बता के चला कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, बताया था। जो दिया है एज इट इज लिख दो। बच्चों आप नोटिस कर रहे होंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो माइनस में दिया हुआ है। सर ये माइनस में क्यों दिया हुआ है? बच्चों है तो ये लाइबिलिटी ना आपकी, एक तरह से बैंक आपको ये पैसे यूज करने के लिए दे रहा है, आपके पैसे तो नहीं है ना बच्चों, तभी ये माइनस साइड में है। अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में करेंगे ना, अगर करना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी के अंडर दिखा दो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंडर दिखा दो, तब आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब समझ में आया कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है और ये माइनस में क्यों शो हुआ है। बट बच्चों है तो कैश वाला ना, है तो कैश के इक्वल ना, दैट इज वाई इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो जैसा दिया हुआ है माइनस में वैसा ही लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट के आगे आपने लिखना है 15,000 2011 का, और कितना है 18,000 2012 का। अब बच्चों फटाफट से बैलेंस निकाल के चलिए। सर 2011 का बैलेंस इतना आ रहा है और 50,000 का बैलेंस इतना आ रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि शुद्ध देसी कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो चाहे क्वेश्चन सॉल्व ना करें, बट उनको आंसर ज़रूर पता लग जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब मुझे बता के चलिए इसका आंसर क्या है। सर CFS मीन्स नेट आउटफ्लो और इनफ्लो, जितना भी आएगा उसको हम CFS बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जितना भी नेट आउटफ्लो या फिर इनफ्लो आएगा। दैट मीन्स ये हमारा एक तरह से आया है इनफ्लो। और बच्चों कितना इनफ्लो आया है इसमें, जल्दी बताइए मेरे को, कितना इनफ्लो आया है? 50,000 माइनस 32,000 कितना होता है? मैं कैलसी पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि साइड बाय साइड मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका आया है 18,000 इज़ योर CFS। मैंने आपको बताया था ना ऊपर, क्या बताया था? मैंने आपको ऊपर बताया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस CFS का जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है? क्लोजिंग के। दैट मीन्स 32,000 प्लस 18,000 विल बी इक्वल टू 50,000। बच्चों ये आपका हो गया है स्टेप नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लो। दैट मीन्स आधा आंसर, आधा क्या 99% आंसर आपका निकल गया। स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि इस आंसर को फटाफट से नीचे लिख लो ताकि आप टैली कर पाओ कि नेट करके हमारा ठीक आया कि नहीं आया। इसको फटाफट से नीचे लिखेंगे बच्चे। यहाँ लिखो नेट, कौन सा?
ऑपरेटिंग से जो आएगा, इन्वेस्टिंग से जो आएगा और जो फाइनेंसिंग से आएगा। कितना नेट आएगा हमने निकाल लिया है, 18,000 रुपये हमारा नेट आएगा। और इसको टैली कैसे करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, किसका ओपनिंग बैलेंस करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कितना है बच्चों, 32,000, ठीक है। और इसके बराबर में क्या आएगा, 50,000। और ये 50,000 क्या है बच्चों, ये 50,000 हमारा है क्लोजिंग बैलेंस। इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यू हैव टू लुक इनटू द एडजस्टमेंट्स। अब हम सॉल्व करके चलेंगे एडजस्टमेंट वाला पार्ट। साथ में बच्चों मैंने एक चेंज करवा रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं बताया था। एडजस्टमेंट पार्ट के साथ साथ ना आप नेट प्रॉफिट वाला जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेट प्रॉफिट जो हम ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट निकलते हैं, वो वाला पार्ट भी साइड बाय साइड लिखते रहना, क्योंकि एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट डाल के चलेंगी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद हमारा है नेट प्रॉफिट वाला पार्ट, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। एडजस्टमेंट वाले स्टेप में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडजस्टमेंट हम किस चीज़ का करके चलते हैं, जिसका मैंने आपको शपथ दिलवाई थी। सर फर्स्ट एडजस्टमेंट तो आपने बताई थी कि तब करो जब हमें अलग से एडजस्टमेंट दे रखी हो, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर एन अकाउंट। हमें एक उस चीज़ का अकाउंट बना के चलेगा। दूसरी बच्चों, आज मैं एक आपको नई चीज़ बता रहा हूं। जब भी आपको एक चीज़ की 3 बार इंफॉर्मेशन दे रखी हो ना, मतलब 3 अमाउंट्स दे रखी हो बच्चों, तब भी आपको एडजस्टमेंट में अकाउंट बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, फटाफट से क्वेश्चन पे देखो बच्चों, क्या आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट में? वो ये बोल के चल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का हमने बनाया है 34,000 रुपया। इनकम स्टेटमेंट में देखो लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। फिर वो बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस देके चल रहा है। बच्चों कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि नीड तो पड़ेगी हमें अकाउंट बनाने की, तो यहाँ पहले लिख लो कि प्रोविजन फॉर टैक्स की हमें नीड पड़ेगी, ठीक है, हम बनाएंगे। उसके बाद दूसरे अकाउंट की नीड कौन सी पड़ रही है बच्चों, आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, इनकम स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं उसमें सीधा सीधा साफ अक्षरों में बोला है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, एक तरह से एडजस्टमेंट करी हुई है। और साथ में वो जो डेप्रीसिएशन है वो मशीनरी की डेप्रीसिएशन है, और साथ में मशीनरी का बैलेंस दे रखा है। दैट मीन्स मशीनरी का भी कुछ ना कुछ अकाउंट बना के करना पड़ेगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तीसरी चीज़ बच्चों, आपकी नज़र घूमेगी गुडविल रिटर्न ऑफ पे। गुडविल रिटर्न ऑफ पे आपकी नज़र इसलिए घूमेगी क्योंकि उसने ये बोला है कि मैंने गुडविल रिटर्न ऑफ करी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000, और साइड बाय साइड बच्चों उसने बैलेंस शीट में भी गुडविल दे दी है। दैट मीन्स पहले उसने बोला है कि 2011 में हमारा बैलेंस था 40,000 और 2012 में हमारा बैलेंस था 24,000। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि 16,000 की हमने गुडविल राइट ऑफ की है, और ये आपको एज अ प्रूफ आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल गया कि जो मेरी गुडविल राइट ऑफ हुई है ना, जो गुडविल 16,000 से कम हुई है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काट ली गया है, एक उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। एक बच्चों आपको नजर आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है ना, जो प्रॉफिट से हमने माइनस किया हुआ है, और बैलेंस शीट में भी 12% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। एक बच्चों इसकी भी आपने एडजस्टमेंट करके चलनी है। 100 बात की एक बात, आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडजस्टमेंट्स की तरफ देखो, और एडजस्टमेंट्स की तरफ देख के ही सारे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो और उसको फटाफट से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते रहो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास आई है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चों ये मैं थोड़ा आराम से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझ लो, करवाने को मैं फटाफट करवा दूंगा, बट एक बार आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप फटाफट ये चीज़ें किया करोगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने का हमें अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ गया है, तो उसमें हम ऐसे बना के चलेंगे। यहाँ हम ये तो फटाफट बना लोगे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ना इसमें आपके मार्क्स कटेंगे, बट बच्चों ये बनाना ज़रूर है, ठीक है। उसने क्या दिया हुआ है, उसने बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 25,000 रुपया 2011 का बैलेंस है। बच्चों उल्टी बैलेंस शीट है, दैट मीन्स उल्टे डेट्स दे रखे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। बीडी उसने आपको दिया हुआ है
25,000 रुपया, और क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है 32,000 रुपया। बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ के चल चुके हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैंने चैप्टर समझाया था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं इस साल का, क्या वो इस साल हम पे करते हैं? नहीं, वो करते हैं हम अगले साल। तो जो इस साल का हम प्रोविजन बनाते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट्स टू प्रोविजन अकाउंट। तो बच्चों बाय P&L अकाउंट, इसमें से ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट में देखो कितना प्रॉफिट माइनस किया है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स बना है हमारा 34,000 का। दैट मीन्स इधर जो आपका बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? इधर मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आपका बैलेंस आ रहा है 27,000। ये किस चीज़ का बैलेंस आएगा बच्चों? हम इतनी वीडियो से पढ़ रहे हैं, ये आएगा कि जो हमने इस साल टैक्स पे कर दिया। दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट, एक तरह से हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई है। इसको बच्चों आपको टैली करना है, ठीक है? टैली करके आपका आएगा ये 59,000 एंड 59,000। इसमें से आप क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? दैट मीन्स इसमें से आपका क्या क्या आउटकम बना है वो आप लिखेंगे और उसका फटाफट से कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। फर्स्ट इसमें से निकला है पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब कि टैक्स पेड, जो मैंने आपको बताया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करोगे, वो आपका निकल चुका है 27,000 रुपया। और इस साल जो प्रोविजन हमने बनाया था, क्वेश्चन में देखो हमने प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है ना प्रोविजन, कितने का? 34,000 रुपये का। इस प्रोविजन को हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में प्लस, और इस पेमेंट ऑफ टैक्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे। फटाफट से ये काम भी कर लेते हैं ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये जो नेट प्रॉफिट वाला बनाया, अभी मुझे नहीं पता कितना नेट प्रॉफिट है, कितना वो अभी मैं देख लूँगा, बट एक बार मशीनरी पे भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों 3 फिगर्स दे रखे हैं, तो मशीनरी का हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? बच्चों इन चीज़ों पे मैं इतनी ज़ोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल वाइज अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट से बनवा रहा हूँ ये, ठीक है? अगर आपको इसमें अच्छे से समझना है तो डू वॉच प्रीवियस वीडियोस, ओके? सो व्हाट इज़ द बैलेंसेस विच आर गिवन फॉर द मशीनरी? 2011 का ओपनिंग बैलेंस बच्चों दिया हुआ है 3,60,000, और क्लोजिंग दे के चला हुआ है 4,30,000। अब फटाफट से आप बताओ जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है वो कहाँ था? सर वो हमने इनकम स्टेटमेंट में ढूंढा हुआ है। वो कहता है डेप्रीसिएशन हम पे करके चले हैं मशीनरी की फॉर ₹54,000। सो बच्चों व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ डेप्रीसिएशन? इट इज़ नॉट अ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट अ पिगी बैंक वाला कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट अ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ स्ट्रेट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव गॉट अ डेप्रीसिएशन, यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड loss account as an expense, and also you have to minus it from the machinery account, ठीक है? ये वो वाला है जिसमें पिगी बैंक मेंटेन नहीं करते। So what will be the entry? Our entry will be profit and loss account debit to depreciation, ठीक है? तो कितने से डेप्रीसिएशन हुआ है हमारा उसने बोला है क्वेश्चन में 54,000 का डेप्रीसिएशन लगा है। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। बच्चों आपको मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए था। क्या बच्चों मैं क्या सिखा चुका हूँ? जब प्रोविजन या फिर लाइबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं उसका बीडी और सीडी यहाँ आता है। मशीनरी क्या है बच्चों? मशीनरी एसेट है, उसका बीडी बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो बैलेंस आता है लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा क्या? नहीं बच्चों, मैं आपको फिर से बता के चल रहा हूँ, ये मिस्टेक मैंने इसलिए करी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझना है प्लीज़ डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि बीडी सीडी एसेट लायबिलिटी कहाँ होके चलता है। तो बीडी आएगा यहाँ पे, ठीक है, और सीडी आएगा यहाँ पे। सीडी हमारे पास कितना था बच्चों? 4,30,000। नाउ बैक टू क्वेश्चन। ये जानबूझ के मैं ट्रिक लेके आया था, कहीं आप सो तो नहीं रहे हो, ठीक है? तो चलिए, तो बच्चों आपको कितना डेप्रीसिएशन दे रखा है? हमें डेप्रीसिएशन दे रखा है 54,000। बच्चों हम एंट्री क्या पास करते थे? हम एंट्री पास करते थे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो क्या मैं इस एंट्री को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी? मैंने मर्ज कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा P&L अकाउंट, ठीक है? यहाँ आप डेप्रीसिएशन भी लिख लो, नो इश्यूज, यहाँ डेप्रीसिएशन भी लिख लो। कितने से बच्चों? 54
थाउजेंड से। ओके, 54,000 से। अब बच्चों 3,60,000 की हमने स्टार्टिंग में थी, उसके बाद हमने इस पर डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस बचा 4,30,000। यहाँ बैलेंस आ रहा है। मुझे फटाफट से बताओ, मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था? कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मशीनरी यहाँ परचेज की गई है तभी यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? हम एंट्री करेंगे, कितना यहाँ बैलेंस आया है? 1,24,000, और हम एंट्री करके चलेंगे टू बैंक अकाउंट, और इसको टैली कर लेना। ये बात समझ में आ गई ना? BDCD ये जानबूझ के मैंने किया था ताकि आप मेरे को रोको और टोको कि सर ये आप गलत जा रहे हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने मेरे को रोका होगा, बट ये लाइव सेशन नहीं है ना बच्चों, इसलिए मैं रुका नहीं, ठीक है ना। अब बताओ, ये हमने टैली कर लिया, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन आप निकालोगे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो आप इसमें से ये निकालोगे कि सर डेप्रीसिएशन लगा है हमारा 54,000 का, और ये डेप्रीसिएशन हमने नेट प्रॉफिट से, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट से माइनस किया होगा। सो वी हैव टू ऐड बैक इट, क्योंकि सर ये कैश आउटफ्लो नहीं है। और सेकंड इसमें इंफॉर्मेशन क्या आई होगी बच्चों? सेकंड इंफॉर्मेशन आई होगी कि हमने परचेज ऑफ न्यू मशीनरी करी है, कितने की? 1,24,000। ओके, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो बच्चों एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे एडजस्टमेंट चल रही है वैसे वैसे आप उसको करते रहो। तो वैसे ही हम इसको करेंगे। ये जो डेप्रीसिएशन है हम कहाँ शो करके चलेंगे? सर ये हम शो करके चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट आता है उसमें कर दो। तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, वो अभी हमने निकाला नहीं है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और यहाँ जब एडजस्टमेंट वाली लाइन आएगी, ठीक है, उसमें हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे, है ना। कितने से डेप्रीसिएशन? 54,000 से ऐड कर देंगे। और दूसरी चीज़ क्या है? परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। सर हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है और हमारा पैसा गया है, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इसको एज अ कैश आउटफ्लो प्लीज़ प्लीज़ शो कर दीजिए। जी बच्चों, आपका कहना मैं मान लेता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल करेक्ट हैं। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी कितने से बच्चों? 1,24,000 आउटफ्लो, ठीक है। अभी तक हमने दो एडजस्टमेंट कर चुके हैं और दोनों की हमने एंट्री कर दी है। अब आती है बच्चों बारी तीसरी एडजस्टमेंट की, गुडविल। ये गुडविल की जो एडजस्टमेंट है ना, ये तो आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। कैसे? आपको बैलेंसेस दे रखे हैं 40,000, 24,000, दैट मीन्स देयर इज अ 16,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपने निकाला है ना, वो राइट ऑफ किया है, और इसका प्रूफ आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल गया था। क्या गुडविल जब हम राइट ऑफ करते हैं, मैंने क्या समझाया था, क्या ये कैश आउटफ्लो होता है? नहीं सर, नहीं होता। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा वी हैव टू ऐड बैक। ओके, सो इसको ऐड बैक करो, गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने से ऐड बैक करोगे बच्चों? इसको आप ऐड बैक करोगे 16,000 से। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारी एडजस्टमेंट रहेगी, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है उसको वन बाय वन देख लेंगे कि कौन कौन सी आइटम रह गई हैं और कौन कौन सी हो चुकी हैं एडजस्टमेंट में। लास्ट हमारा रह गया इंटरेस्ट। बच्चों उसने दिया हुआ है बैलेंस शीट देखो 12% डिबेंचर्स। दैट मीन्स अब नॉर्मल बच्चा क्या कहेगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 2 लाख बैलेंस था, तो सर 2 लाख पे 12% लगा लो। बच्चों हमने इस चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है तो मैं इस पंगे में पढ़ूंगा ही क्यों। सर ये तो आप क्रैम करवा रहे हो। बच्चों क्रैम नहीं करवा रहा, इसका रीज़न दूं? क्या पता, सोच के चलना, 2011 में बैलेंस है 2 लाख और 2012 में बैलेंस है 1.5 लाख। क्या पता हमने डिबेंचर्स जो हैं वो मिडल ऑफ द ईयर में कुछ ले लिए हों, कुछ दे दिए हों, उस पर कर करा के इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करा है वो उसने 20,000 पे निकाला हो। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? आप कह रहे हो कि हाँ सर 2 लाख पे कैलकुलेट कर दो, इसको मैं गलत स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिया हुआ, वो आपको साइलेंट है, तो चुपचाप आपने ये एज्यूम करना है कि हमारे सारा साल डिबेंचर्स 2 लाख के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे। बट अगर उसने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि इतना है, तो बच्चों उस पंगे में नहीं पड़ना। उसको ये एज्यूम मान के चलो कि क्या पता इन द मिडल ऑफ द ईयर कुछ आया हो, डिबेंचर से पैसा कुछ गया हो, क्या पता कितने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लगा हो, वो तो नहीं पता ना हमें। तो स्ट्रेट अवे आपने एक ही चीज़ करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स उसने कितना दिया हुआ है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स उसने दिया हुआ है, फटाफट से देखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट में 20,000 का। अब ये 20,000 को हमने P&L से माइनस कर दिया है, इसका प्रूफ इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हो। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हमने जो नेट प्रॉफिट बनाएंगे, जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे इनकम स्टेटमेंट से, उससे माइनस किया हुआ है? हाँ सर, उससे माइनस किया हुआ है। क्या इसका जो मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया है, इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट क्या था कि सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी ये माइनस होता है। ये डबल इफेक्ट आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, आया है। दैट मीन्स प्रॉफिट जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से प्रॉफिट माइनस किया हुआ है, हम एक बार उसमें कर रहे हैं। उसके बाद हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी माइनस कर लिया, ये हमारा आ गया डबल इफेक्ट। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या बताया था, यू हैव टू ऐड बैक इन नेट प्रॉफिट, ताकि डबल इफेक्ट ना हो। तो वही करो बच्चों, एडजस्टमेंट में इसको ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, फटाफट से बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है हमारा 20,000। अब आपका ये चीज़ पार्ट क्लियर हो गया। आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लिया, एडजस्टमेंट्स आपने निकाल ली, आपने एडजस्टमेंट को डाल भी दिया जहां डालना था। अब ऊपर वाला पार्ट रह गया। अब मुझे ये बता के चलो कि बैलेंस शीट में देखोगे कि कहाँ देखोगे? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट में हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो आता है। ओके, तो हम इनकम स्टेटमेंट में देख लेते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं। बच्चों कितना दिया हुआ है हमें नेट इनकम दे रखी है 2,20,000। लिख दो यहाँ पे 2,20,000 रुपये नेट इनकम हमें दी हुई है। और प्रोविजन फॉर टैक्स हमने सर प्लस कर दिया। वेरी गुड बच्चों। क्या देखो प्रपोज डिविडेंड भी है? नहीं सर, प्रपोज डिविडेंड नहीं है। जो आपने फॉर्मूला बताया था सर उसके तहत प्रपोज डिविडेंड नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, इसको यहीं क्लोज कर दो। दैट मीन्स 2,54,000। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? दैट इज 2,54,000। तो बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कितना लिखेंगे? 2,54,000। बस खत्म, आपका दिमाग लगाना यहाँ पे खत्म। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। अब जो करेगा क्वेश्चन करेगा, आपने क्वेश्चन को देख के भरते रहना है ये सारा टेबल जितना भी है। ठीक है, अब समझ में आया आपको स्टेप? तो चलिए अब आओ क्वेश्चन पे। फटाफट से इनकम स्टेटमेंट उठा लो, देख लो कहीं एडजस्टमेंट कोई रह तो नहीं। सेल्स मुझे कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मतलब, ग्रॉस प्रॉफिट नो, डेप्रिसिएशन और मशीनरी मैं कर चुका हूं। एक बार चेक कर लो करा है कि नहीं करा। हाँ कर दिया। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कर दिया ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स कर चुका हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स में सिर्फ एक रह गया है बच्चों मेरा, आप सब जानते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स में मेरा क्या रह गया था, ये पेमेंट ऑफ टैक्स रह गया है ना। ये हम लास्ट में करेंगे जब सब कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हो जाएगा। अब फटाफट से आ जाओ। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 4 लाख का था और 5 लाख का एट द एंड ऑफ द ईयर में आया। दैट मीन्स 1 लाख का हमने शेयर इशू किया है। इस पे लिख दो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब सबसे आसान क्वेश्चन यही लगेगा आपको, ठीक है, ये सब होने के बाद। उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से बता के चलूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का मीनिंग ये होता है अगर आपकी 10 रुपये की फेस वैल्यू है ना शेयर की, तो आपको 12 रुपये में आपने बेच दिया वो शेयर। 10 रुपये की वैल्यू थी, 12 रुपये में बेच दिया। दैट मीन्स जो 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना शेयर्स की टर्म में, उसको हम बोलते हैं शेयर प्रीमियम। बच्चों 2 रुपये का प्रॉफिट हो चाहे जैसा मर्जी प्रॉफिट हो, पैसा तो आया है ना। तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम है ना 10,000 रुपये की, वो हमें आ गई है। तो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का इनफ्लो हुआ है। बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट पे, रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत सा बड़ा पॉइंट लग रहा है आपको, बट ये बड़ा पॉइंट है नहीं, इसको आप इग्नोर करोगे। क्यों आप इसको क्यों इग्नोर करोगे? बच्चों एक चीज मैं आपको बता के चलता हूं, 3 लाख कितना दिया हुआ है कि 1,66,000, सॉरी एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था 3,86,000, और एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना था 1,66,000। डिफरेंस कितना आ रहा है 2,20,000। फटाफट क्वेश्चन में देखो, इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है 2,20,000। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है ना वो इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस पे डाल दिया है।
कंपनी है बच्चों, कुछ भी कर सकती है। हमने ये एज्यूम करा है कि जो 2,20,000 का डिफरेंस आ रहा है ना रिजर्व एंड सरप्लस में, बढ़ा हुआ आ रहा है एक तरह से रिजर्व एंड सरप्लस, वो नेट प्रॉफिट वाला ही डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कर देंगे इग्नोर। अब बात आती है डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स का भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। बात आती है प्रोविजन फॉर टैक्स की, दोबारा से थर्ड एंट्री, उसका भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। और अब बात आके चलती है एक्रूड एक्सपेंसेस। बच्चों एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होके चलते हैं? बच्चों एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब ये होके चलता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल ड्यू हो गए बट हमने दिए नहीं, उसको हम क्या के चलते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये बोल रहा है कि 2011 में आपके स्टार्टिंग में 4,000 के एक्रूड एक्सपेंसेस थे, ठीक है, और 2000 जब लास्ट में एंडिंग आई तो वो हो गए 0, है ना, यही बोल रहा है क्वेश्चन। और एक्रूड एक्सपेंसेस का मैंने आपको मीनिंग बताया है कि इस साल देने थे बट हमने दिए नहीं। ये 2011 से एक्रूड होके आ रहे हैं, दैट मीन्स ये पिछले साल से एक्रूड होके आ रहे हैं जो हमने पिछले साल नहीं दिए बट हमें इस साल देने पड़ेंगे। दैट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी है जो एक तरह से कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस होते हैं ना बच्चों, तो और मैंने आपको रूल बताया हुआ है, वो क्या रूल बताया था कि ऐड करो अगर डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा है, और लेस करो अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा है और इंक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4,000 से वो कर देंगे। बच्चों ये किसका पार्ट होके चलता है, ये पार्ट होता है कि जब हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करते हैं ना, तो उसमें सर कैश आउटफ्लो इनफ्लो का फर्क पड़ता है। अभी मुझे नहीं पता, क्या पता कुछ और एंट्री ऐड करनी हो, बट मैं क्या करूंगा, यहां लिख देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ ना कुछ तो आएगा ना इधर नेट करके, वो हम निकाल लेंगे। और ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बच्चों अब करंट एसेट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आना शुरू हो गए, तो बना लो, क्या इशू वाली बात है ना। तो मैंने क्या रूल बताया था आपको, हम ऐड करके चलते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और हम लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। बच्चों ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको फटाफट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अच्छी तरह एक्सप्लेन हो चुका है। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो अगर इसको आपने एक और बार अच्छे से समझना है। तो हमारी जो करंट लायबिलिटी है एक्रूड एक्सपेंसेस, वो एक तरह से डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको एक्रूड एक्सपेंसेस को एज अ आउटफ्लो शो करेंगे। मैं क्या यहाँ शो करूंगा, 4,000 से माइनस शो करूंगा। समझ आई बात? हाँ जी सर समझ में आ गई। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर्स। बच्चों क्रेडिटर्स 70,000 थे और 1,06,000 हो गए। कितने से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए 36,000। 36,000 से सर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। मैंने क्या लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं प्लस। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स 36,000, ठीक है। माइनस का साइन हम किससे शो करेंगे, ब्रैकेट से, और प्लस को तो प्लस हम लिखेंगे ही, 36,000 लिख दो, प्लस में ही मान लो। उसके बाद आगे चलो आप बिल्डिंग पे। वो कह के चल रहा है कि जो मेरी बिल्डिंग थी पहले 2011 में तो कुछ नहीं थी और एंड तक आते आते 1,88,000 का बैलेंस खड़ा कर दिया। दैट मीन्स हमने बिल्डिंग परचेज करी है। इसकी कहाँ एंट्री आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लिख दीजिए परचेज ऑफ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग लेते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? हाँ सर वो तो जाता है, वो तो पता ही है, क्या मजाक करते हो आप कभी कभार, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, क्या हम मशीनरी की कर चुके हैं? हाँ जी कर चुके हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों, वही मैं आपको कह रहा हूँ, बस अब काम आपका उसी टाइम खत्म हो गया था एडजस्टमेंट के टाइम में, बस क्वेश्चन देखो और एंट्री मारो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 50,000 थी स्टार्टिंग में और 76,000 हो गई बाद में। दैट मीन्स देर इज अ परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको भी लिख दो, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं LTI लिख रहा हूँ, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखना है। कितने से आउटफ्लो हुआ, 26,000 से। उसके बाद हमारे पास बात आती है स्टॉक। बच्चों स्टॉक क्या होता है, हमारा करंट एसेट होता है। कहता है 2,33,000 2,33,000 का ओपनिंग था और 2,80,000 का क्लोजिंग था। हमारा स्टॉक बढ़ा है कितने से, हमारा स्टॉक बढ़ा है 47,000 से। और जब करंट एसेट बढ़ता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं माइनस। तो स्टॉक को आप कर दीजिए माइनस, कितने से, 47,000 से। इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं आप खुद भी। डेटर्स एक तरह से करंट एसेट होता है। कहता है 1,50,000 के डेटर्स थे स्टार्टिंग में और 1,36,000 के डेटर्स थे एंड में। डेटर्स हमारे घटे हैं, कितने से घटे हैं, हमारे घटे हैं 14,000। जब करंट एसेट घटते हैं उसको हम प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, सर प्लस करते हैं। डेटर्स से कर दो आप 14,000 से प्लस। उसके बाद आ दो कैश में। सर कैश का तो क्वेश्चन ही है, इसको नहीं छेड़ेंगे, आपने सब बताया हो हमें। बच्चों आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म।
बच्चों इसमें आपका एक पॉइंट और रह गया था, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैंने अभी भी मेरी नज़र और दिमाग एक चीज़ पे पड़ी है। मैंने जब आपको बोला था ना ये पेंडिंग रखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है बच्चों, इसमें से तो आपने माइनस किया नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसमें प्लस कर दिया था, तो ये भी फटाफट से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, नो इश्यूज़। कभी कभार हो जाता है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। एक बार बस नज़र घुमा लेना एडजस्टमेंट में कि आपने एडजस्टमेंट कर दी है। तभी मैंने आपको कहा था एक बार ना लिख लिया करो, जो पेंडिंग है उसको पेंडिंग लिख लो, जो हो गया उसको हो गया लिख लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने से था? 20,000 से, ठीक है। और एक और बार चेक कर लो, क्वेश्चन में आपको डिबेंचर स्टार्टिंग में कितने थे? 2 लाख के, और एंडिंग में कितने हो गए? 1.5 लाख के। दैट मीन्स 50,000 के डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, ठीक है। तो जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है दैट मीन्स हमने पैसा दे दिया डिबेंचर्स को वापस, कितना? 50,000। बच्चों इस चीज़ में घबराना नहीं है कि आइटम्स छूट गई हैं, एक बार नज़र घुमा लो, ठीक है। सबसे होता है, जैसे अब मुझसे आइटम छूटी हैं, आपसे भी छूट सकती हैं, क्या पता मैंने जानबूझ के आपको छुटवाई हूँ ताकि आपका ध्यान पड़े उस चीज़ पे, ठीक है। वो बात भूल जाओ, बट आपने लास्ट में एक बार नज़र ज़रूर घुमानी है कि कोई आइटम छूटी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपका ये सारा कुछ हो गया है। एक चीज़ बच्चों आपकी लास्ट में रह गई है, उसको हम कहते हैं टैक्स की पेमेंट। वो अभी रुक जाओ, वो जब लास्ट में निकलेगा हम वो करेंगे। तो इसका बताओ कितना निकला है? 244 दिस इसमें से माइनस करके सर हमारा निकला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हमारा निकला है 3,44,000। इसका टोटल कितना निकला है? आउटफ्लो इनफ्लो नेट करके कितना निकला है सर? इसका हमारा इसका निकला है 14,000। एक बार देख लेते हैं प्लस करके, 14,000 प्लस 36,000 माइनस 47,000 एंड माइनस 4,000। सर ये हमारा निकल के चला है 1,000 कम, और टोटल ये हमारा आया 3,43,000। अब जो पॉइंट था ना प्रोविजन फॉर टैक्स में, जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला पॉइंट था, पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो मैंने बोला था लास्ट में पे करके चलेंगे 27,000, वो आप पे करके चलेंगे। यहाँ लिखो टैक्स पेड, कितना है टैक्स पेड? 27,000 रुपये। बच्चों कितना अमाउंट आ गया आपके पास? 3,16,000। इसको हम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारा जो ए वाला नेट है वो निकल गया है, बहुत तगड़ी खुशखबरी आ गई है। और उसके बाद हम इसको भी राइट ऑफ कर लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसका बच्चों आपका निकलेगा 3,38,000, और इसको भी ख़त्म कर लो। इसका बच्चों आपका निकलेगा 1 दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका आपका निकलेगा 40,000, ठीक है। अब आपका एक काम ये है कि आप करोगे A प्लस B प्लस C। चलिए देखते हैं कि हमारा 18,000 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 3,16,000 प्लस माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, 3,38,000 प्लस 40,000। ओ माय गॉड, खुशी की लहर, हमारा 18,000 बच्चों आंसर निकल चुका है। और इसको हम टैली कैसे करेंगे? प्लस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 32,000 और क्लोजिंग बैलेंस से हमारा मैच हो गया। दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों मुझे पूरी बिलीव है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। चीज़ें भूलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी एडजस्टमेंट है, बच्चा भूल सकता है, तो एक बार नज़र घुमा लो, है ना। तो बच्चों मेरे को पूरा बिलीव है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।